पिछले 5 साल से दिल्ली दंगे के आरोप में बंद उमर खालिद का परिवार अमेरिका न्यूयॉर्क में था और वहाँ पर नए चुने गए मेयर जोरान ममदानी से मुलाकात हुई है, जिसको लेकर ममदानी ने एक ट्वीट भी किया है और कई सारी चीज़ें ऐसे और कई जो सांसद हैं उन्होंने भी अरे क्या कुछ बात हुई। मेरे साथ बातचीत करने के लिए उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। कासिम साहब, आप लोग न्यूयॉर्क गए थे, आप लोगों की जोरान ममदानी से मुलाकात हुई, किस तरीके की मुलाकात थी और क्या कुछ बात हुई आप लोगों की? देखिए, असल में मेरी बेटी रहती है अमेरिका में, कैंसस सिटी में। मैं उनके पास गया था तो फिर मेरी ख्वाहिश हुई कि जोहान ममदानी से भी मुलाकात कर लूँ, इसलिए कि उन्होंने 2 साल पहले उमर का एक जेल डायरी पढ़कर सुनाई थी एक प्रोग्राम में। तो उनको उनका शुक्रिया भी अदा करना था और ज़ाहिर है कि ख्वाहिश भी थी कि उन्होंने मुख्तलिफ़ चैलेंजेस को फेस करते हुए इलेक्शन जीता था वहाँ का। तो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट का टाइम मांगा और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अपॉइंटमेंट का टाइम दे दिया। तकरीबन आधे घंटे तक हमारी मुलाकात रही है, एक्सक्लूसिव मुलाकात रही, मैं और मेरी वाइफ दोनों थे। उस मुलाकात में उन्होंने बेसिकली इस पे बहुत कंसर्न का इज़हार किया कि उमर खालिद 5 साल से जेल में बंद है और उनको अब तक के बेल तक नहीं मिल पा रही है और केस भी नहीं चल रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा आप दुआ कर सकते हैं और ज़ाहिर है कि आप अपने कंसर्न का इजहार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जब ओथ ले लूँगा तो इस पर मैं कुछ करूँगा इस सिलसिले में। और उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि अगर आपके लिए मुमकिन हो तो कुछ कांग्रेस मैन से मुलाकात कर लीजिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो उन्होंने एक दो न्यूयॉर्क के जो कांग्रेसमैन हैं उनसे मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात कर लीजिए और अगर वाशिंगटन जा सकें आप तो वहाँ भी मुलाकात कर लीजिए। तो आप लोग गए वहाँ पर, किन किन लोगों से मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात हमारी कई लोगों से हुई है। 2 कांग्रेसमैन से पर्सनल मुलाकात हुई और उसके अलावा जो है 2 सेनेटर से मुलाकात हुई। उसके अलावा हमने उनके ऑफिसर्स के अंदर भी 2-3 लोगों से मुलाकातें की। तो उसमें मैकॉन जो जिम मैकॉन जो वहाँ के एक बड़े कांग्रेसमैन हैं और एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप को हेड भी करते हैं, उन्होंने बड़े कंसर्न का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि मैं मुख्तलिफ और दूसरे कांग्रेसमैन से बात करूंगा और सेनेटर से बात करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि एक कॉमन किस्म का ख़त हिंदुस्तानी हुकूमत को हम यहाँ के एम्बेसडर के मारिफत भेजें। तो कल उन्होंने वो ख़त भेज दिया है इंडियन एम्बेसडर को। तो वो एक बड़ा कितने लोगों का खत था और एम्बेसडर को कब भेजा गया? ये कल आप बता रहे, कल ये भेजा गया है। ये जो है कितने लोग थे? ख़त मेरे पास में है मौजूद। वो जो ये ख़त जो है तकरीबन इसमें 6 कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेसमैन हैं और 2 सेनेटर हैं। तो इस तरह से ये लोग ये कह लिए 30 तारीख को इन्होंने ख़त भेजा है पिछले महीने की। तो क्या ये कुछ लिखा गया है इस खत का, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बता सकें तो? उन्होंने इस ख़त में बेसिकली ये बात लिखी है कि साहब देखिए, इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी ये जो बात है कि फ़ेयर ट्रायल होना चाहिए और बेल मिलनी चाहिए। और हम हमें हमें बड़ा अफसोस है कि उमर खालिद जैसे एक्टिविस्ट को, जो कि ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं और वहाँ एक नाम है इंडिया के अंदर, उनको एक बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार किया गया है और उनका ट्रायल भी नहीं हो रहा है 5 साल से और ना बेल मिल रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कई बार कह चुका है कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। लेकिन उमर खालिद के केस में बेल नहीं मिल रही है। इस पर हम बड़े दुख का इजहार करते हैं और हम हिंदुस्तानी हुकूमत से और जुडिशरी से अपील करते हैं कि उमर खालिद को जल्द अज जल्द बेल दी जाए और फेयर ट्रायल किया जाए। तो ये ख़त मेरे ख्याल जोरान ममदानी ने एक ट्वीट भी किया और उसमें साफ तौर पर वो भी हैंड रिटन एक लेटर ट्वीट किया है, उसमें क्या कुछ नहीं, मजमून रहा? ज़ोरान ममदानी ने एक हैंड रिटन लेटर उमर खालिद के नाम से दिया है और उन्होंने ये बात अपने लेटर में कही, बहुत मुख्तसर सा लेटर है। उसमें ये बात कही कि साहब ज़ोहरान ममदानी मतलब उन्होंने ये बात कही कि साहब मैं आपको हमेशा याद रखता हूँ और ख़ास तौर से आपका वो जो कोट है कि साहब सख्त हालात के अंदर आदमी को क़ुव्वत बर्दाश्त उसके अंदर होनी चाहिए। तो वो हमें भी हौसला देती है और हम आपके इतने लंबे अरसे तक गिरफ़्तार रहने पे कंसर्न शो करते हैं और हम हमेशा आपको याद रखते हैं और याद रखेंगे। ये ज़ोरान ममारी से और किसी मौजू पे आपकी बात हुई? क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 साल से लगातार कई सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने बेल अप्लाई की, हाई कोर्ट में नज़र हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अभी भी फ़िलहाल सुनवाई चल रही है। अभी बताया जा रहा है कि जनवरी में फिर दोबारा सुनवाई होगी। तो क्या उम्मीद लग रही है इससे कुछ हिंदुस्तानी सरकार को किसी तरीके का प्रेशर देने की कोशिश है, या जिस तरीके से अभी ट्रायल चल रहा है उस पर आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, देखिए, असल में ये कोई डेलिब्रेट कोई कोशिश नहीं थी। हम लोग गए थे तो हमने सोचा कि मुलाकात कर ली जाए और मुलाकात के लिए वक्त मिल गया।
ये अच्छी बात थी। तो हमने उन्होंने ज़ाहिर है कि हमने तो उनसे यही बात की कि आपने जिस तरह इलेक्शन जीता है और जितने ऑड्स थे उन सबको डिफीट दिया आपने, इतनी बड़ी बड़ी क़ुव्वतें आपके ख़िलाफ़ बरसर पैकार थीं, उसके बावजूद भी आपने इलेक्शन जीता है और आपने बहुत सारे ख्वाब दिखाए हैं लोगों को कि आप आएंगे तो ये करेंगे, आप ये करेंगे। ज़ाहिर है कि चैलेंजेस हैं, वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं आपके सामने। तो हमें यकीन है आपके साथ में कि आप एक नौजवान हैं, हौसलामंद हैं और विज़न रखते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप बहैसियत मेयर भी एक कामयाब मेयर की हैसियत से गुजारेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह आपने समाज के दबे पिसे कुचले लोगों की बात उठाई है, ख़ास तौर से उन लोगों की जो यानी जिनके पास घर नहीं है या जो किराया देने की पोजीशन में नहीं है या बड़े बड़े एग्जॉर्बिटेंट किराए हैं, और इसके अलावा भी इन्फ्लेशन कम करने की बात की और गरीबों पर से टैक्स कम करने और अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की बात की। तो मैंने कहा ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो आपने कबूल किए हैं। हम आपसे यानी उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि इन चैलेंजेस से आप ओहदा बरा हो सकें। उन्होंने कहा कि साहब मैं उमर खालिद के मामले में मैं बहुत दिनों से मुतफक्किर हूँ और ख़ास तौर से जब मैंने वो ख़त पढ़ा था उनका जो जेल डायरी है, उस ख़त पढ़ने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि भाई एक नौजवान गिरफ़्तार है। उस वक्त तक 1000 दिन हो गए थे, तो मुझे बड़ा कंसर्न शो हुआ था और आज तो तकरीबन 5 साल से ऊपर हो गया है। तो बड़े कंसर्न की बात है कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, एक सोशल एक्टिविस्ट को जो है वहाँ बेल नहीं मिल पा रही है और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा भी आप आवाज़ उठाइए, इंटरनेशनल लॉ का हवाला दीजिए, हिंदुस्तान के कानून का हवाला दीजिए। तो उम्मीद है कि बहरहाल हमारी जुडिशरी के अंदर भी मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से डिले हो जाता है, तो उम्मीद है कि इस तरह की आवाज़ें सुनी जाएंगी और जुडिशरी इसके तो तवज्जो देगी। एक आखिरी और अहम सवाल, 30 तारीख को लेटर भारत के राजदूत को दिया गया, 30 से आज 2 तारीख हो गई है। इस बीच भारत सरकार की तरफ से कोई राब्ता हुआ या कोई कॉल या कोई मैसेज या किसी तरीके का आपसे राब्ता हुआ हो, किसी तरीके का कोई बात हुई हो आपकी किसी भारत सरकार किसी अधिकारी से? नहीं, भारत सरकार किसी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई हमारी। ज़ाहिर बात है कि देखिए भारत सरकार को तो उस पर कोई कंसर्न नहीं है कि इतने सारे लोग जेलों में बेबुनियाद तरीके से बंद किए जा रहे हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत में, कंकॉक्टेड इल्ज़ामात के तहत में, फैब्रिकेटेड इल्ज़ामात के तहत में लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, बेल डिले हो रही है। हुकूमत के जो वकील हैं वो तरह तरह की स्टोरीज़ बना रहे हैं। जिस तरह की उमर खालिद और उनके साथियों के सिलसिले में 30,000 पन्नों की चार्जशीट है और जो 900 उसमें विटनेसेस हैं, तो ये सब कुछ डिलिबरेटली किया गया, तो सरकार से क्या तौक़्क़ो की जा सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। साफ तौर पर है कि उमर खालिद को लेकर जिस तरीके से ज़ोरान ममदानी ने ट्वीट किया, उसके बाद 6 सेनेटरों ने इसके खत लिखा है। अब देखना ये होगा कि क्या इसका असर उमर खालिद की ज़मानत पर पड़ता है। और दूसरी तरफ मेरा एक सवाल था लिया साहब आपसे कि बीजेपी ने इसका अपोज़ किया है कि देश के आंतरिक मामलों में इस तरीके से विदेशी लोगों का या इस तरीके से राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप करना सही नहीं है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप ये बताइए कि हमारे देश में शेख हसीना वाजिद की के पर जो ट्रायल हुआ है बांग्लादेश में, उस पर हमारे देश ने सरकारी तौर पर भी टिप्पणी की है और इसके अलावा दूसरे लोगों ने भी टिप्पणी की है, यहाँ के पॉलिटिशियन ने भी टिप्पणी की है। तो इसको आप किस खाने में रखेंगे? अगर दूसरों का हमारे देश के मामले में इंटरफेयर करना, हमारे देश के मामलात में बोलना गलत है, तो हमारे देश के लोगों का दूसरों के मामलात में बोलना भी गलत है। तो ये तो आज के ज़माने में दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। किसी भी मुल्क के अंदर कोई मामला होता है तो उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है। तो ये आवाज़ उठाना, बोलना, ये हस्तक्षेप नहीं है, ये तो एक ट्रेंड है जो दुनिया में चल रहा है। और इसके अलावा भी आप देखते हैं कि हर साल ह्यूमन राइट्स ग्रुप की रिपोर्ट्स आती है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, उसमें भी इस तरह के सवालात खड़े किए जाते हैं, उसका जवाब हम देते हैं। तो ये एक रूटीन है और हमको ये देखना चाहिए कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। इससे कतई नज़र उससे कि सवाल उठाना। आपको लगता है कि देश के इस तरीके के मामलों में दूसरे देशों को आवाज़ होता है कि नहीं देश की छवि को ख़राब करने का, और ये कहा जा रहा है कि जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं उनके समर्थन में विदेशी ताकतें अब आ रही हैं? देखिए, असल में ये जो सवाल उठाते हैं देश के टुकड़े टुकड़े के, खुद जुडिशरी ने इसके ऊपर में सुप्रीम यानी आपको मालूम है कि हाई कोर्ट में ये बहस हुई है, उसमें बहुत साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि उमर खालिद ने टुकड़े टुकड़े बात नहीं की थी। वो तो जब ये रिकॉर्ड पर है, जो उसके मौजूद है, कोर्ट के रिकॉर्ड पे मौजूद है,
तो उसके ऊपर सवाल उठाना जो है गलत बात है बीजेपी के लोगों का। दूसरी बात ये कि अगर आपको देश की छवि का इतना ही वो है ध्यान है तो आपको ये तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो बेबुनियाद और गलत इल्ज़ाम तहत में जिन लोग गिरफ्तार किया गया वो बेबुनियाद इल्ज़ाम को विड्रॉ करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। साफ तौर पर जिस तरीके से ज़ोरान ममदानी के ख़त के बाद से पूरे देश में हड़कंप मचा है, उसके बाद देखना है कि किस तरीके से क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।